Good morning to all. Please join with audio facility as it is required to be in session. And meanwhile, please let me know that which topic we have discussed in last session so that we can move ahead as per the syllabus. आस्था गुप्ता सर आपने अब तक कोई पीपीटी शेयर नहीं करी है। बेटा हो जाएगी पोर्टल पर। पीडीएफ बन गई है आपकी, वो पोर्टल पर शेयर हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। ऋतिक, लास्ट हमने क्या किया था? ऋतिक, यस सर। लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने क्लास में, लास्ट सेशन में? सर याद नहीं आ रहा है। सर शेयर एम्प्लॉय करके कुछ ऐसा था जैसे आपने बताया था कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने एम्प्लॉयज सर, हमारे यहाँ इन हुए, कितने पावर आपके- थ्योरीज की थी कौन सी थ्योरीज? सर। पावर की थ्योरीज की थी। यस सर। स्ट्रेटेजिक कंटिंजेंसी थ्योरी, ये सब। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ये सब ना। आस्था। यस सर। ओके। यस सर। Please just inform your friends that they have to join with audio facility. Some of the students have not joined with audio facility. I am taking the names: Akshay Bajpai, Aryan Gupta, Aman Pathak, Bishesh Babu, Harishankar Kumar, Ketan Singh, Sejal Bansal, Yashashvi Gautam, Ketan Sharma, Mohit Singh, Samarth Gupta, and Yash Chaudhary. Otherwise, they will be removed from the session if they do not join with audio facility. We have done this theories of power. Check it once again. Emerson's power dependence theory, social exchange theory, strategic contingency theory, and Mintzberg-Genesis theory. We have done it or not? सर सोशल एक्सचेंज हुआ था, So social exchange हुआ है या नहीं हुआ है? वो सर हो नहीं हुआ चुका है। है, वो कंप्लीट हुआ। नहीं और हुआ सोशल है। एक्सचेंज हुआ है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। चलिए कोई नहीं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। इमर्शंस पावर्स डिपेंडेंस थ्योरी बताती है, आपको शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, बताती है कि कोई भी आप किसी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर डिपेंडेंट है कोई डिसीजन लेने के लिए, या you are dependent to get some access to some resources on somebody, like पेरेंट्स like शुभांशी, आपको टूर पर जाना है, ठीक है? 15 डेज का टूर है, और 15 डेज के टूर के लिए आपको जाना है, तो आपको सबसे पहले किसकी परमिशन चाहिए? पेरेंट्स की
ऑब्वियसली। तो आप इस डिसीजन को लेने के लिए किस पर डिपेंडेंट हैं? पेरेंट्स पर, है ना? अब यही ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकती है जहां आप जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर किसी एक बंदे से आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है। मानिए आपकी उनसे पटरी नहीं खाती, आप उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, यू पर्सनली डिसलाइक्स दैट पर्सन। तो उस समय क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स की जरूरत पड़ गई आपको अपने अपने टास्क में, एंड ही इज द इंचार्ज। मानिए वो इंचार्ज है उस डिपार्टमेंट का जहां से आपको रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, आपको उसका परमिशन फॉर्मली लेना होगा, आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्मली उसको देना होगा। तो आप क्या करोगे, आपको ये करना ही पड़ेगा, चाहे आपके उससे अच्छे रिलेशन है चाहे नहीं है। दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ योर्स ऑन दैट पर्सन, जस्ट बिकॉज ऑफ formal line of authority created by the organization. Okay, so ये है पावर डिपेंडेंस थ्योरी, कि हम किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए या किसी रिसोर्स के एक्सेस के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि हम बहुत चीजें एक्सचेंज करते हैं सोसाइटी में। हम लोग जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम क्या क्या एक्सचेंज कर लेते हैं। हम हेट एक्सचेंज कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, हम लव एक्सचेंज कर सकते हैं, रिस्पेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं किसी को, किसी से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी की पावर को, किसी से पावर सर ये एक्सेस लव सर एक्सचेंज कैसे होता है? हम्म सर लव को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? लव को एक्सचेंज आप ऐसे कर सकते हो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उससे हमेशा नफरत में यस सर। मिलेंगे, हमेशा उसे डांटते रहिए, वो आपके पास कुछ समय बाद आना छोड़ देगा, आपसे डरेगा, ठीक है। उसका रिजल्ट ये आएगा कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खो देगा। आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा, एक लंबे समय तक आप इसी तरीके से बात करेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, उसे डांटते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कुछ समय बाद कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खो देगा। यस वो खुद सर। डिसीजन नहीं ले सकता, उसे हमेशा यही डर लगेगा कि मैं एक गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, इससे मेरे फादर नाराज तो नहीं हो जाएंगे, इससे मेरा ब्रदर नाराज तो नहीं हो जाएगा। ओके, यस सर। लेकिन आप उसको अच्छे से डील करोगे, उसकी बातों को समझोगे, उसे अच्छे से समझाओगे। दो तरीके होते हैं बच्चों को समझाने के, एक होता है फीडबैक सॉलिसिटेशन मेथड, एक होता है हार्ड मेथड। हार्ड मेथड मतलब पनिश कर देना, कोई गलती करी बच्चे ने, उसे पनिश कर दिया। जबकि फीडबैक सॉलिसिटेशन मेथड होता है, वो ये बताता है कि आप उसको फीडबैक दीजिए, उसको अच्छे से समझाइए, देखिए आपने ये गलत किया, आप ऐसे करते इस चीज को तो ठीक हो जाता। तो वो उस चीज को सीख लेगा, उसे लर्निंग होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को आप बढ़ाओगे। जबकि आप उसे डांट दोगे तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को आप खत्म कर दोगे, यानी कि वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा आप पर किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो ये भी एक्सचेंज किया जा सकता है ना। आपने कई बार देखा होगा, एक खबर आई थी न्यूज में कि एक बच्चा अपने फादर के अगेंस्ट एफआईआर करने पुलिस स्टेशन चला गया था, और उसने ये कहा कि मुझे मेरे पापा मेला दिखाने नहीं ले जा रहे, उनके खिलाफ एफआईआर लिखो। यस सर। है ना, ये क्या है, आप अगर हेट एक्सचेंज कर रहे हैं, आप अगर दूसरे की बात को सुन ही नहीं रहे हो, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको एक्सचेंज में दूसरी तरफ से भी यही मिल जाएगा, है ना। आपने एंगर एक्सचेंज किया था, गुस्से में उनके फादर ने कुछ कह दिया होगा, गुस्से में वो निकल गया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो गुस्से का मतलब गुस्सा। सोशल एक्सचेंज थ्योरी यही कहती है कि जो आप सोसाइटी को दोगे वही रिस्पॉन्स सोसाइटी से आपको मिलने लगेगा। ओके, यस सर। ये सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं सोसाइटी में। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप क्या एक्सचेंज, आप क्या डिलीवर कर रहे हो सोसाइटी को, और सोसाइटी से आपको क्या वापस मिलेगा। वही वापस मिलेगा जो आप दे रहे हैं। आप हेट दे रहे हैं तो हेट मिलेगा, आप लव दे रहे हैं तो लव मिलेगा, आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर तो आपको उनकी तरफ से रेजिस्टेंस मिलेगी, है ना। और पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस दिखाई देगी। लाइक एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन मोदी टर्न, एट द टाइम ऑफ
announcing lockdown. Modi, Prime Minister Modi, done again. Okay. Now, third one is strategic contingency theory. Strategic contingency theory ये कहती है कि कभी कभी बिजनेस में या फिर आपकी लाइफ में दोनों जगह कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है, द मैटर ऑफ सर्वाइवल के सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमने अगर यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया, वेदर वी हैव टू मूव अहेड और वेदर वी हैव टू स्टॉप, इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर अस। तो इस वक्त आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड डिसीजन मेकिंग कब मिलेगी? जब आपको एक पावर मिलेगी, आपके पास एक अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी कब होगी उस डिसीजन को लेने की? वो बैलेंस्ड कब होगी? वो बैलेंस्ड जब होगी जब आपके पास रिसोर्सेस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल नॉलेज पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, बॉडी ऑफ नॉलेज पर आपका कंट्रोल पूरा हो, लीगल पर्सपेक्टिव में आपको सब कुछ पता हो कि क्या क्या अप्लाई करना है, देन एक्सेस टू पावरफुल पीपल, जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ आपका लिंक रहना चाहिए, उनके पास आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकें, ऐसी आपकी भी पावर होनी चाहिए। नहीं तो आप एट द टाइम ऑफ कंटिंजेंसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के अभाव में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलत डिसीजन ले जाएंगे या फिर टाइम पर डिसीजन नहीं लेंगे, इनिशिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद अगर आपको पढ़ाया तो मैंने एक मूवी का एग्जाम्पल लिया होगा, बोल। किस किसने देखी है बोल? पहले ये बताइए। सर गोल्ड देखी है। गोल्ड नहीं, बोल, बोल, BOL, बोल पाकिस्तानी मूवी है। नो सर। नो नहीं देखी? चलिए, में क्या होता है, एक लेडी है जो जिसको फांसी की सजा दी गई थी और उसने एक परमिशन मांगी थी प्राइम प्रेसिडेंट से वहां के कि आप मेरे को मेरी स्टोरी मीडिया को बताने की परमिशन दीजिए। तो उन्होंने उस चीज को अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेस मिला पावरफुल पर्सन से, जैसे जिसकी वजह से एक परमिशन मिली कि वो मीडिया के सामने अपनी स्टोरी कह सके। मीडिया के सामने उन्होंने अपनी स्टोरी जब बतानी शुरू करी तो मीडिया का जो परसेप्शन था वो ये आया कि शी इज इनोसेंट, शी हैव डन दीज थिंग्स इन सर्टेन सिचुएशंस, तो इसका इंटेंशन गलत नहीं था, जिसकी वजह से पर इसको फांसी की सजा मिली। तो उसमें से एक मीडिया जर्नलिस्ट है जिसने कोशिश की प्रेसिडेंट से रात में बात करने की, 4 बजे की उनकी, 4 बजे या 5 बजे की उनकी सजा थी और रात में वो अपनी स्टोरी बता रही थी और प्रेसिडेंट सो रहे थे। उसमें से एक जर्नलिस्ट ने बात करने की कोशिश की मिनिस्ट्री में और प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश की, और प्रेसिडेंट के जितने वो थे असिस्टेंट्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम इतनी सी बात के लिए, आपको लग रहा है कि वो इनोसेंट है, हम इतनी सी बात के लिए प्रेसिडेंट को नींद से नहीं जगा सकते। एंड द रिजल्ट इज कि उनको वो सजा दे दी गई। रात भर वो ट्राई करती रही, मतलब वो मीडिया जर्नलिस्ट ट्राई करता रहा, लेकिन फिर भी उनको एक्सेस नहीं मिला प्रेसिडेंट से बात करने का, जिसकी वजह से वो सजा दे दी गई। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर आपके पास सब कुछ है, आप सब जानते हैं, आप बहुत अच्छा डिसीजन भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सेस नहीं है, पर्टिकुलरली ये सारी चीजों का एक्सेस होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है, लेकिन आपके पास लोगों से बात करने का एक्सेस नहीं है, उन लोगों से जो उससे रिलेटेड पावर अथॉरिटी अपने पास रखते हैं उस डिसीजन को लेने की, तो फिर आपको डिसीजन लेने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि मैटर ऑफ सर्वाइवल है। वेदर आपने डिसीजन ले लिया है, उससे हम सर्वाइव कर गए तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, पूरा क्रेडिट आपका है, लेकिन अगर हम फेल कर गए तो पूरा लॉस भी आप ही का है, आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जब भी पॉसिबल है जब आपके पास एक्सेस हो लोगों से बात करने का। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी देखिए, बहुत लोग होते हैं जो रात के वक्त अपने बॉसेस को फोन करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है यार मैं इतने बजे फोन करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा, ठीक नहीं है। क्यों? लेकिन बॉस अगर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि रात में 1 बजे भी आपको जरूरत पड़ गई, आप मुझे फोन कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के हित में हमें काम करना है, तो आप 1 बजे भी बेधड़क फोन कर दोगे बिना सोचे समझे, है ना? क्यों? क्योंकि उसने वो रास्ता आपके लिए खोला है, ही हैव ओपन द डोर टू यू, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के हित की बात है तो आप 1 बजे भी फोन कर सकते हो और 1 बजे वो अवेलेबल रहता है, ही विल बी अवेलेबल फॉर 24/7 for the institution's benefit, for the organization's benefit.
Now fourth one is Mintzberg's Genesis theory. ये भी यही कहती है कि कंटिजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, नॉर्मल रूटीन सिचुएशंस को भी हैंडल करना चाहिए, लेकिन मिन्सबर्ग एक फेवर में होती है। मिन्सबर्ग इस फेवर में है कि आपके पास अगर नॉलेज पर कंट्रोल है, आपका टेक्निकल स्किल्स पर कंट्रोल है, आपका रिसोर्सेज पर कंट्रोल है, तो आप, मैं इधर बना देता हूँ, वेट अ मिनट, ब्लू लाइन देख लीजिएगा। रिसोर्सेज, टेक्निकल स्किल्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इस पर आपका अगर कंट्रोल है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू कुछ पॉलिसीज बदल सकते हो, कुछ यू कैन चेंज द सिस्टम एज वेल, यू कैन चेंज द प्रोसेस एज वेल। आप कुछ चीजें बदल सकते हो, वो बदलने के फेवर में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट मिल सके। आप कुछ किसी प्रोसेस को छोटा करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस छोटा करने के फेवर में आप जब भी बात करोगे, जब आप मिन्सबर्ग की थ्योरी को अप्लाई कर रहे होगे अपनी पावर के थ्रू, जितनी पावर आपके पास है उसके थ्रू आप कोशिश करोगे कि मैं कुछ चीजें चेंज कर दूं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, एफिशिएंसी बढ़े। बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। If you have built your position, if you have control over resources, if you have control over body of knowledge and technical skills, you can change the system, you can change the process as well. आप कुछ नया इनोवेट कर दोगे तो भी ये चेंज हो सकता है। आपने कोई नया मशीनरी डिजाइन कर दिया तब भी ये प्रोसेस चेंज किया जा सकता है। इवन इफ यू आर इन अ HR डिपार्टमेंट और आपको लगता है कोई एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन है, तो उस डिससैटिस्फैक्शन को भी कवर किया जा सकता है। कैसे कवर किया जा सकता है, एग्जांपल देते हैं। एयर एशिया का केस आपको मालूम है किसी को, गौरव तनेजा का? यस और नो? ऋतिक, शुभांशी, आस्था? Yes, sir. क्या केस है जरा बताएंगे? सर मुझे तो नहीं मालूम। नहीं पता सर। सर मुझे भी नहीं मालूम। ओके, शुभांशी? सर उन्होंने कोई सेफ्टी इशू उठाया था, जब कौन सा इशू? सेफ्टी इशू था उनका कोई, वो लोग फ्यूल सेव करते हैं। यस यस, वेरी गुड। देखिए गौरव तनेजा जो है वो एक इंजीनियरिंग, IIT से इंजीनियरिंग किए हुए पर्सन है, साथ में पायलट भी है एयर एशिया के। और उन्होंने क्या किया, उनको एक पॉलिसी रिसीव हुई एयर एशिया की तरफ से, एक पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि 93% आपको, 93 यानी 83, उन्होंने कोई एफआईआर, हाँ जी क्या बोल रहे हो? नाइन्टी 93% आप लोगों को फ्लैप 3 लैंडिंग करनी है, और बाकी आप लैंडिंग्स जो हैं 83 या 93 है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। बाकी आप लोग क्या करोगे, आप लोग किसी भी फ्लैप पर लैंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे इससे फ्यूल सेव हो जाता है। फ्लैप 3 लैंडिंग अगर की जाती है किसी प्लेन की, तो उससे फ्यूल लगभग 8 से 10 kg ऑफ फ्यूल बचाया जा सकता है। और एविएशन फ्यूल बहुत महंगा होता है, इसीलिए कंपनीज ऐसी पॉलिसीज बना देती है, राइट? तो हुआ क्या, गौरव तनेजा is having a control over knowledge and his technical skills. He said it is a right of a pilot whether he wanted to land a plane on full flaps and settings or flap 3 or flap 2 or flap 1. Flap 3 is a recommended setting, but he said it is a right of pilot to take a decision whether he wanted to land a plane with full flap setting or flap 3 setting. अब ये उनका तर्क इसलिए है क्योंकि
हर रनवे एक जैसा नहीं होता। आपने एक स्टैंडर्ड रनवे की कंडीशन को मॉनिटर करते हुए फ्लैप 3 लैंडिंग रिकमेंड कर दी, लेकिन हर रनवे एक जैसा नहीं होता। कोई टेबल टॉप रनवे होगा, हर समय मौसम एक जैसा नहीं होता, कभी बारिश होगी, कभी विंड ज्यादा होगी, हर समय लैंडिंग पोस्चर प्लेन का अलग नहीं होता। कभी आप स्टीप डाउन लेते हैं, कभी आप नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डाउन लेते चले जाते हैं, है ना। तो उनका ये सर, कहना था। हाँ जी। हेलो सर, नेट पे तो दिया हुआ है कि गौरव तनेजा को एयर एशिया से सस्पेंड कर दिया गया था। गौरव तनेजा को सस्पेंड नहीं किया, गौरव तनेजा ने रिजाइन किया है। सर उन्होंने ट्वीट किया था कि दैट ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द एयर सर फ्रॉम द सर्विसेज। किस वेबसाइट पे देख रहे हो? नहीं सर, उनको सस्पेंड ही किया गया था। पहले सस्पेंड किया था, फिर उन्होंने रिजाइन किया है, और उनकी कंप्लेंट पे डीजीसीए ने 3 टॉप ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया है एयर एशिया के। ये सब पहले सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एयर एशिया का नाम लेके बोल दिया था। हाँ, तो ये गलत है ना। यस सर। he is standing for some cause। वो ये कह रहे हैं कि पायलट प्रोफेशन एक ड्राइवर का प्रोफेशन नहीं है। आप मतलब उनके कई कंप्लेंट्स हैं पॉलिसी को लेकर के। पहला कंप्लेंट तो यही है कि फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं करनी चाहिए। हर समय आप ये तय नहीं कर सकते कि फ्लैप 3 लैंडिंग करोगे। अभी हमने देखा था एयर इंडिया का एक क्रैश हुआ था टेबल टॉप रनवे पर, राइट? यस तो ये हो सकता है। वो कह रहे हैं आप कम से कम 200 लोगों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो अगर आप ये तय कर रहे हो कि हर सिचुएशन में मेरे को फ्लैप 3 लैंडिंग करनी है। 83% भी मान लो या 93% जो वो बोल रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप मानोगे तो एक पायलट के ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 टेक ऑफ और लैंडिंग्स होती हैं एक मंथ में, जो उनका फ्लाइट रोस्टर बनकर जाता है। अगर उसकी 10 लैंडिंग्स हैं तो 93 के हिसाब से तुझे 10 की 10 करनी पड़ेंगी फ्लैप 3 पर। अब चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे छोटा रनवे हो, चाहे बड़ा रनवे हो, उन्हें फ्लैप 3 पे ही करनी पड़ेंगी, नहीं तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स बन जाएंगे, उनका इंसेंटिव चला जाएगा। तो आपने एक पायलट को स्ट्रेस में डाल दिया, वेदर ही कॉम्प्रोमाइज विद हिज इंसेंटिव और हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, या फिर वो उन 200 लोगों की जिंदगी के बारे में सोचे कि उसे कैसे लैंड करना है, तो एक स्ट्रेस दे दिया। इवन उन्होंने ये बताया कि लीव पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। वहां की लीव पॉलिसी ये है कि अगर मानो मेरे को छुट्टी लेनी है, तो मैंने आज अगर छुट्टी अपनी ले ली, अपनी सीएल लगाकर अपनी छुट्टी ले ली, तो संडे के दिन मेरी फ्लाइट शेड्यूल कर दी जाएगी। तो ये चीज गलत है कि मैंने तो अपनी छुट्टी ली ना, जो मुझे अलॉटेड है, तो मेरी संडे के दिन फ्लाइट क्यों अरेंज की जा रही है? और संडे तो मेरा फ्री था, तो मैंने उस दिन अपना कोई ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम कर रखा होगा। एंड पायलट प्रोफेशन इज demanding 100% ability efficiency of pilot in a cockpit। अगर आप थका हुआ पायलट भेजेंगे कॉकपिट के अंदर तो प्लेन गिरा देगा। फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर उसे डिसीजन लेना होता है कि उसे क्या करना है। अगर मौसम खराब हो जाए, कोई टेक्निकल एरर आ जाए, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए प्लेन का ऊपर हवा में, तो उसे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेना है। और वो थका हुआ है, स्ट्रेस में है, और आपने उसे कॉकपिट में बिठा रखा है, प्लेन की जिम्मेदारी दे रखी है, तो आपने 200 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रखा है ना। यस और नो? यस सर। उसका ये कहना है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लरिकल प्रोफेशन नहीं है, मैं रात में सोया नहीं हूं तो मैं जाकर के प्लेन में जाकर के पेपर वर्क कर लूंगा, या चलो मेरे को ज्यादा रेस्ट नहीं मिला, चलो मैं ड्राइव कर रहा हूँ रोड पर, कहीं गाड़ी रोक लूंगा थोड़ी देर अगर परेशान हूं तो। उसका ये कहना है कि मेरे को 100% लेना होता है जब मैं कॉकपिट में होता हूँ। मेरा माइंड 100% वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस लेस, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब जाके पायलट अच्छा काम करेगा। सर चेकअप भी तो होता है सर पायलट वगैरह का, मतलब लैंडिंग से करने से पहले क्या चेकअप भी तो होता है ना सर? बेटा, चेकअप जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है, उन्होंने वो टॉक्सिकेटेड तो नहीं है। ओके सर, समझ गए? यस सर। ह्यूमन एरर है ना। मैं तो कह दूंगा सब मैं टॉक्सिकेटेड नहीं हूं, पर क्या पता हूं, तो उसके लिए वो मैंडेटरी प्रोविजन बनाया है सेफ्टी के लिए। ऐसे ही जब आप प्लेन में बैठते हैं तो एक रूटीन प्रोसीजर होता है ना। रूटीन प्रोसीजर क्या है? रूटीन प्रोसीजर ये होता है, अपनी सीट बेल्ट आप टाई कर लीजिए, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ओपन योर विंडो शेड्स, और अपना सीट बैक स्ट्रेट कर लीजिए, है ना। ये 3 सेटिंग्स हर पैसेंजर से करवाई जाती है, और ये रूटीन प्रोसीजर है। एक्चुअली ये सेफ्टी प्रोविजन है। सेफ्टी प्रोविजन क्या है?
आप एक अलग एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए विंडो फ्लैप्स और बैक जो होती है सीट की उसको स्ट्रेट करवा दिया जाता है, विंडो फ्लैप्स को ओपन करा जाता है ताकि क्रू मेंबर विंडो में से बाहर देख लें कि किस साइड से इवैक्यूएशन पॉसिबल है और किस साइड से इवैक्यूएशन फास्ट हो सकता है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा, जब सीट बैक्स आपके स्ट्रेट रहेंगे तो पैसेंजर्स जो है आराम से बाहर आ पाएंगे, जल्दी बाहर आ जाएंगे अपने सिटिंग पोजीशन से, गैलरी में आ जाएंगे और उनका जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। अब यही चीज आपको अगर इसी तरीके से समझा दी जाए तो आप फ्लाइट में सफर ही नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम फ्लायर तो भाग जाएगा उतर के, मैं नहीं करूंगा फ्लाई। ये सब आप इसलिए करा रहे हो, समझ रहे हो? बहुत नॉर्मली Yes, sir. तो ये प्रोसीजर सेट किया ना, टेक्निकल नॉलेज किसे है? उन लोगों को जो उस चीज को करवा रहे हैं। जो नॉर्मल पैसेंजर बैठा है उसको इस चीज की नॉलेज थोड़ी है। आज तक लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, मैंने खुद सुना है लोगों को बोलते हुए कि विंडो फ्लैप शायद इसलिए ओपन करवाते हैं कि फोटोग्राफी होती है, अंदर के फोटोज लिए जाते होंगे रनवे से, या टावर्स उसमें देखा जाता है कि क्या हरकतें हो रही हैं, क्या हो रहा है प्लेन के अंदर, मॉनिटरिंग रखने के लिए विंडो फ्लैप्स ओपन करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, विंडो फ्लैप्स इसलिए ओपन कराए जाते हैं कि अगर कंटिन्यूसी सिचुएशन आ गई तो किस साइड से आपको इवैक्यूएट करना है ये क्रू मेंबर डिसीजन ले पाएगा जल्दी, जब उसे बाहर दिखाई देगा। पता चला एक्सीडेंट हो गया, विंडो फ्लैप डाउन, उसे दिख ही नहीं रहा बाहर के, कहां से वो निकालेगा आपको, तो डिले हो सकता है इवैक्यूएशन प्रोसेस उस सिचुएशन में। ठीक है, सेम गौरव तनेजा का कंसेंट था कि मैं फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं करना चाहता हूँ, ये अधिकार मेरा है, मैं किसी भी फ्लैप पे लैंड करूं। अगर बारिश है, तूफान है, तो मैं फुल फ्लैप लैंडिंग करूंगा, चाहे 8 किलो फ्यूल ज्यादा जाए, चाहे 10 किलो फ्यूल ज्यादा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ 200 souls ऑन बोर्ड। एयर एशिया ने इसे सीरियसली नहीं लिया, जैसे आप बोले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, तो ठीक है, उन्होंने इस बात को डीजीसीए के सामने भेजा, और जब ये ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखने लग गया तो डीजीसीए ने भी उस पर एक्शन लिया है, एंड नाउ दे आर इन कोर्ट। अब वो अपना पोजीशन वापस मांग रहे हैं एयर एशिया से कि मेरी पोजीशन मुझे वापस। ठीक है, and the top officials of Air India are agreed with the statements of Gaurav Taneja. And ये चीज समझ में आ गई कि अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, अब उनके पास एक चीज नहीं है जिसकी वजह से आपने कह दिया ना सस्पेंड हो गए, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास टेक्निकल स्किल है, लेकिन रिसोर्सेस का कंट्रोल नहीं है, कंपनी उनकी नहीं है, इसलिए उन्हें पॉलिसी बदलने में मुश्किल हो रही है। राइट? यस और नो? यस सर। और अगर कंपनी उनकी होती तो वो इस पॉलिसी को चेंज कर लेते, क्योंकि उनके पास कंट्रोल ऑफ रिसोर्स भी आ जाता। तो मिनिस्ट्री जेनेसिस यही कहती है कि आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप किसी चीज को चेंज कर सकते हो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। एफिशिएंसी का मतलब हमने शुरू से देखा है डूइंग द राइट थिंग्स, एंड ये क्या मतलब है? इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का क्या मतलब है? मतलब ना, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली का मतलब या इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया डूइंग द राइट थिंग्स, हम सही चीजें ही करें, एंड डू द राइट थिंग्स इन अ राइट मैनर, ये इफेक्टिवनेस है ना? हमने सही चीजों को सही तरीके से किया। ठीक है, फ्लैप 3 लैंडिंग इज अ सेफ रिकमेंडेड सेटिंग बट एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस, लेकिन जब ऑड कंडीशन होगी, शॉर्ट रनवे होगा, तो फुल फ्लैप लैंडिंग ही करना सेफ है, ये कहा गया है। और ये करने से पायलट को रोका जा रहा है, इसीलिए वो इससे नाराज है और उन्होंने कोशिश की कि ये पॉलिसी चेंज हो जाए, पर नहीं हो पा रही क्योंकि कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, कंपनी उनकी नहीं है। ठीक है, so he just standing against the system of this company, against the policy of this company, and make a complaint to DGCA that this is not going to work for a longer period of time, as it can reduce the efficiency of pilots and it can initiate some accidents as well. It can be the reason for some accidents in future. Now we have to understood something about groups. ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पीपल। अब 2 लोग मिल जाएंगे तभी तो ग्रुप होगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? कॉमन टास्क के लिए बनाया जाता है और
बोलो। यस। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं नेट नहीं चल रहा है। अभी आपकी आवाज तो सही आ रही है। हाँ मेरे को सही आ रही है बट यस, चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ. A group may be defined as collection of people who have a common purpose, interact with each other to accomplish the group objectives, are aware of one another and perceive themselves to be a part of the group. ठीक है. ग्रुप क्या है? कलेक्शन है दो या दो से ज्यादा लोगों का जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उनके पास एक दूसरे की पूरी इंफॉर्मेशन है. साथ ही साथ वो एक कॉमन पर्पस के लिए उस ग्रुप में आए हैं. उस कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं. कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं. यहाँ कॉमन पर्पस की बात हो रही है, लेकिन जब आपसे टीम और ग्रुप के बीच में कभी कोई डिफरेंस पूछा जाए तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि कॉमन ग्रुप तो है, मतलब कॉमन गोल तो है ग्रुप में, कॉमन पर्पस तो है ग्रुप में, लेकिन इंडिविजुअल गोल कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है ग्रुप गोल को. तो वहां पर आपका ग्रुप डिसबैलेंस हो सकता है, डिसॉल्व होने की कंडीशन तक जा सकता है. लेकिन टीम में ऐसा कभी नहीं होगा. टीम में आपको हमेशा कॉमन पर्पस के लिए ही काम करना है. कॉमन पर्पस के लिए ही आप काम करते हैं. लाइक क्रिकेट टीम, मैच में आप खेल रहे हैं तो मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, ना कि अपने लिए खेल रहे हैं, है ना. And group may be defined as a collection of people who have a common purpose or objective, interact with each other to accomplish the group objectives, are aware of another and perceive themselves to be a part of group. Again the same definition is there. Mere collection of people cannot constitute a group. ऐसे ही आप किसी को बुला लो और बिठा लो तो उसे हम ग्रुप नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारी जगहों पर होता है. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ लोग जाते हैं मीटिंग करने. उनका मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग करने का एक पर्सपेक्टिव होता है. कोई जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, बाहर आउटसाइड लंच करने. तो एक कॉमन प्लेस है जहाँ अलग अलग लोग अपने अपने ग्रुप्स में आ रहे हैं. उनके अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां आने के. जबकि अगर आप रेस्टोरेंट के बेसिस पे देखें कि उस रेस्टोरेंट के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको एक ग्रुप बोल देंगे हाँ ये बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कॉमन परसेप्शन, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वहां गए थे, कॉमन पर्पस के लिए गए थे. वो सारे नहीं गए थे, वो सेपरेटली अलग अलग ग्रुप अपने अपने कॉमन पर्पस के लिए वहां पर गए हैं, बैठे हुए हैं. ओके. फीचर्स क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए एक ग्रुप बनाने के लिए. सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट फॉर्म अ ग्रुप एंड मिनिमम 2 पर्सन्स आर नीडेड. नाउ सेकंड इज कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है उनकी, मतलब हम उन्हें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से बुलाते हैं. नोज वन अनदर, वो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कलेक्टिव आइडेंटिटी है. सब एक दूसरे से परिचित होते हैं. इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तभी जाके ग्रुप अच्छा काम कर सकता है. इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रुप बनेगा ही नहीं, ग्रुप फॉर्म ही नहीं हो पाएगा. कॉमन पर्पस हमेशा रहेगा जिसके लिए वो आपस में बैठे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. नीड टू ज्वाइन ग्रुप्स, किस लिए ज्वाइन करते हैं लोग ग्रुप? पहला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी और सिक्योरिटी पाने के लिए ज्वाइन करते हैं. ग्रुप एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है मेंबर्स को, है ना. जब आप लोग साथ में होते हैं, इसको ऐसे समझ लो, ये वाला पॉइंट वो वाला है कि एक हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक फादर होते हैं, वो अपने बच्चों को एक साथ मिलाने के लिए, क्या कहते हैं, 4 बच्चे होते हैं उनको एक साथ मिलाने के लिए सबको अलग अलग स्टिक देते हैं, कहते हैं तोड़ो, वो तोड़ देते हैं. लेकिन जब उन चारों को एक बंडल बना के दे देते हैं तो किसी से भी वो बंडल नहीं टूटता. तो वो कहते हैं एक साथ रहो, तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे, स्ट्रांग रहोगे. तो यही चीज इधर समझ में आती है कि हम प्रोटेक्शन के लिए ज्यादातर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं. बिलोंगिंगनेस नीड्स, हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, सोसाइटी में लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के यहाँ अच्छे कार्यक्रमों में आते जाते हैं. दूसरी बात, इस एस्टीम नीड्स, अपनी एक आइडेंटिटी पाने के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं. यानी कि कोई ग्रुप है या कोई क्लब है, उसको किस लिए ज्वाइन करता है आदमी? अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए, है ना. उस ग्रुप से अपने आप को जोड़ने के लिए कि मैं तो भाई HP का क्लब मेंबर हूँ, है ना, मैं इस फलाना कमेटी का मेंबर हूँ, है ना. कुछ लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, क्यों? मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ. तो ये क्या है? ये अपने आप को अपने
अपने आप को शांति देने के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए हम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। कभी कभी पावर की एक्सेस के लिए ग्रुप ज्वाइन किया जाता है, कभी कभी आइडेंटिटी पाने के लिए ग्रुप ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। कितनी स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ओके, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग, ये स्टेजेस है ग्रुप डेवलपमेंट। इसी प्रोसेस में ग्रुप डेवलप किया जाता है। अब इसको फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप डेवलप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बोले, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप तो भी यही है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट बोले तो भी यही है। ये देखिए, ये है स्टेज 1 फॉर्मिंग। मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर एंड मेक ग्राउंड रूल। अब मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूं आपकी कॉलेज में आने का। आप स्कूल में थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल से आप कॉलेज में आए, जब स्कूल गए थे तब भी यही चीज अप्लाई हुई थी, अब कॉलेज में आए थे तब भी यही चीज अप्लाई हुई होगी जब आप फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट ईयर में आप आए, कुछ लोगों से पहले नोन हो गए, जैसे आपके फ्रेंड्स जिन्होंने एक साथ एडमिशन लिया, लेकिन कुछ लोगों से आप अननोन हो गए, जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले। उनसे बात करते वक्त आप हिचक रहे होगे, थोड़ा सा उनसे बात करने से पहले, कुछ स्टेटमेंट कहने से पहले उसको सोच रहे होगे, तोल रहे होगे, फिर बोल रहे होगे, मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से आप उनके साथ बात कर रहे होगे। तो इधर क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। इधर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स शुरू हो जाता है। वो जो हमने एक्सचेंज थ्योरी पढ़ी है वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं फर्स्ट स्टेज में, जिससे क्या होता है, ग्रुप अब बनेगा या खत्म होगा, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ग्रुप कब बनेगा, आपने देखा कि पूरी क्लास जो है वो एक ग्रुप तो है, कॉमन पर्पस उनका क्या है, बीटेक करना, है ना, कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ फ्रेंडशिप्स अलग अलग, फ्रेंड ग्रुप्स अलग अलग होंगे, कुछ 2-4 बच्चे अलग हैं, 2-4 बच्चे अलग हैं, 2-4 बच्चे अलग हैं, ये सब अलग अलग हो जाते होंगे लंच के टाइम पर और अपने ग्रुप्स में रहते होंगे। तो वो क्या है, वो उनके इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। उनका क्लास में रहना, बीटेक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर कहलाना, वो क्या है, वो उनका फॉर्मल ग्रुप स्ट्रक्चर है, उसे उस वक्त हम बोलेंगे फॉर्मल ग्रुप है। लेकिन जब वो ब्रेक के टाइम पे अलग अलग बैठे हैं और अलग अलग अपने 5-5 के ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, वो उनका इनफॉर्मल ग्रुप है जो उन्होंने खुद क्रिएट किया। ऐसे ही जब हम पहली बार आते हैं, पहली बार इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तब समझ पाते हैं और तब जाके अपने ग्रुप्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज स्टॉर्मिंग स्टेज। मेंबर्स रेजिस्ट कंट्रोल बाय ग्रुप लीडर्स। इधर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्लैशेस आ जाते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, अभी हमने इंटरेक्शन किया था, फिर थॉट्स हमारे एक्सचेंज हुए, अब हम फ्रेंडशिप की तरफ जा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं वेदर वी हैव टू डू अ गुड फ्रेंडशिप विद हिम और विद हर और नॉट, एज यू आर इन अ कंफ्यूजन दैट वेदर ही इज अ गुड पर्सन और नॉट। और साथ के साथ आपको पावर भी चाहिए कि मैं लीड करूंगा ग्रुप को। ज्यादातर क्लैशेस इसी वजह से होते हैं कि मैं लीड करूंगा ग्रुप को और कोई नहीं करेगा। शुरुआत में क्लैशेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। फॉर्मल ग्रुप्स में क्या होता है, वो तो लाइन ऑफ अथॉरिटी से बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक्सेप्टेंस की दिक्कत आती है। थोड़े थोड़े समय में उसमें भी एक्सेप्टेंस की दिक्कत आने लगती है। एज यू डू नॉट want to work in control of someone and he may be your boss in your organization for a certain task from the appointed from the line of authority, then there is a problem of acceptance arises in the organization. ऐसे ही जब आप इनफॉर्मल ग्रुप्स सेटल करते हैं, उस समय वे भी आपस में भी बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस टू पावर किसी को चाहिए, कोई एक ही है जो लीड करना चाहता है पूरे ग्रुप को। स्टेज थर्ड, नॉर्मिंग। क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यहाँ तय हो जाता है कौन लीड करेगा, कौन लीडर है और कौन फॉलोअर्स है। यहाँ म्यूचुअल कंसेंट से तय हो जाता है और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। परफॉर्मिंग मींस वर्क टुगेदर। यहाँ पे सब अपने एफर्ट्स सिर्फ एक कॉमन पर्पस को पूरा करने में लगाते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस हाई होती है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी यहाँ देखी जाती है। सब अपने कॉमन, अपने इंडिविजुअल गोल को छोड़ के कॉमन पर्पस पे काम करना शुरू कर देते हैं। एडजॉर्निंग स्टेज में डिसबैंड। मींस इधर टास्क अचीव हो जाते हैं। जब टास्क अचीव हो जाते हैं तो सब टाटा बाय बाय कर देते हैं और ग्रुप खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका जब बीटेक 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप फाइनल एग्जाम्स दे लेंगे, तो आप आएंगे, अपने अपने डिग्रीज लेंगे और अपने अपनी जॉब्स में चले जाएंगे। अब जो आपने इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट कर रखे थे,
वो कुछ मेंटेन रहेंगे लंबे समय तक, और जो फॉर्मल ग्रुप था वो खत्म हो जाएगा। कभी कभार आप फिर मिलेंगे, कभी कभार बात करेंगे, फिर वो जो इंटेंसिटी है बात करने की वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एडजॉर्न कर गए, यानी कि अलग अलग हो गए, हमने एक दूसरे को बाय कह दिया। अब जैसे यहाँ पे फिर से फॉर्मिंग स्टेज आ गई, ओरिएंटेशन स्टेज है। यहाँ पे हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कर्टेसी क्रिएट करते हैं, अनसर्टेनिटी शो करते हैं, कॉशन लेते हैं, ठीक है, तब जाके हम किसी से बात करते हैं। जबकि स्टॉर्मिंग स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, क्रिटिसिज्म क्रिएट हो जाता है, स्ट्रगल फॉर पावर, पावर लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस जगह पे, ग्रुप डिसॉल्व भी हो सकता है यहीं पर अगर ज्यादा क्लैशेस बढ़ गए तो। लेकिन अगर म्यूचुअली कंसेंट पर आकर के सब लोग एक दूसरे को तय कर लेते हैं, हाँ ये लीडर है, इसकी पावर सबसे ज्यादा रहेगी, यही हमें लीड करेगा, तो क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं। परफॉर्मिंग स्टेज कहती है हाई लेवल ऑफ ग्रुप मैच्योरिटी यहाँ पे देखी जाती है। स्टेज इज मार्क्ड बाय टीम वर्क, रोल क्लैरिटी एंड टास्क अकम्प्लिशमेंट वर देयर, कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड through group discussions, members are aware of the group process and extend to their involvement. That means you can control the situation by your group effort, combined effort. Adjourning stage is completed its task, members decide to disband and close the group. Here the group will be closed. There are certain types of groups, formal and informal, two types of groups over there. Informal, there are 4 types of groups: command group, task group, project group, and committee. And informal groups, there are 3 groups. First one is friendship group, interest group, and reference group. फॉर्मल ग्रुप्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की लाइन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के हिसाब से तय किए जाते हैं, जिसमें पहला है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से बना दिया कि कहां से ऑर्डर्स आएंगे, कहां से कमांड आएगी। सेकंड वन इज टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप क्या है? किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बना दिया, जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक टीम बनाई गई थी, यानी कि टीम में मैं बोल रहा हूँ उसको, अभी आप ग्रुप मान के चलिए। वो जो ग्रुप था वो किस लिए बनाया गया था? एक कॉमन पर्पस के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। ठीक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बनाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और उस ग्रुप को, उस टास्क को कंप्लीट होते ही वो ग्रुप डिसबैंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ग्रुप। ये भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो भी ग्रुप भी खत्म हो जाएगा। डिपेंड करता है कितना लंबा प्रोजेक्ट है, जितना लंबा प्रोजेक्ट है जब तक ग्रुप रहेगा। कमेटी कुछ रिकरिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं। आप इसको एज एग्जाम्पल ये समझ सकते हो कि जब हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ की एक सोसाइटी बना लेते हैं, एक कमेटी डेवलप कर लेते हैं। उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो हर डिसीजन लेते हैं वहाँ का, और डिसीजन लेके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं जो भी सोसाइटी में आ रही है, कॉलोनी में आ रही है। इनफॉर्मल ग्रुप्स में आता है फ्रेंडशिप ग्रुप, आप अच्छे से समझते हो। इंटरेस्ट ग्रुप, जहां मैं अपने इंटरेस्ट के लिए ही जा रहा हूँ खाली, और किसी चीज से मुझे मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप, जब मैं किसी से रेफरेंस से किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ, या फिर उस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मैं उस ग्रुप का रेफरेंस हर जगह दे सकूं कि भाई मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी उस ग्रुप से जुड़ जाए और मेरे काम इजीली हो पाए। These are the stages in diagrams. We can see it in diagrams. Like first is pre-stage, जहाँ देखिए सबके एरोज अलग हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता किसी के बारे में। फॉर्मिंग स्टेज क्या है? ये इसमें से देखिए कुछ एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चेन क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, लोगों ने अभी बात करना शुरू किया आपस में, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ थॉट शुरू हो रहा है। नेक्स्ट इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या है? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा कि कौन लीड करेगा, है ना। दो किसी के फेवर में है, दो किसी के फेवर में है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की पोजीशन में आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन या आपका ग्रुप। नेक्स्ट इज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग स्टेज, यहाँ डिसाइड हो गया म्यूचुअल कंसेंट से कौन लीडर है, कौन लीड करेगा, कौन फॉलोअर्स है। परफॉर्मिंग में सब अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, एफर्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए। एडजॉर्निंग क्या कहती है? एडजॉर्निंग कहती है टास्क पूरा हो गया, अब लोग डिसबैंड करेंगे, लेकिन कुछ फिर भी जुड़े रहते हैं। आप लेकिन इधर यही लिखिए, डिसबैंड करते हैं, बाय कर देते हैं कि हाँ डिसॉल्व हो रहा है ग्रुप के लोगों ने, आपका टास्क पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ग्रुप भी डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। एडजॉर्निंग ये कहती है। लेकिन ये देखा जाता है कि एडजॉर्निंग स्टेज के बाद भी लोग आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे बीटेक करने के बाद आप में से कुछ बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स होंगे, वो लाइफ टाइम तक जुड़े रहेंगे, लाइफ टाइम तक कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। दैट मीन्स उन्होंने अपने इनफॉर्मल ग्रुप को बचा रखा है, फॉर्मली डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इनफॉर्मली वो अभी भी
इन ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम? Please let me know. That's all from my side for today's session. Is there any confusion or problem? उसके लिए तो हम रिकॉर्डिंग देखेंगे, आज वाली क्लास में बहुत बार डिस्कनेक्ट हुए हैं। चलिए कोई नहीं, देख लीजिएगा। टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए दो टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस Thank you, डे। sir. Same to you, sir. ओके, Same to you, sir. थैंक यू।